हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग बोले थे कि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है आपका वाइटल साइंस। ठीक है, तो वाइटल साइंस से हम 10 मोस्ट MCQ आज डिस्कस करेंगे जो नॉट सेट RRB WBHRB बहुत एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला MCQ है वो क्या है कि देखिए, नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट इज़। तो नॉर्मल एडल्ट का पल्स रेट क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है देखिए, 40 to 60 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 120 बीट्स पर मिनट और 120 to 140 बीट्स पर मिनट। तो हमारा जो एडल्ट का पल्स रेट होता है वो क्या होता है, 60 to 100। ठीक है, ये जो 60 to 100 है ये हमारा एडल्ट का पल्स रेट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन में घुमा कर क्वेश्चन किए कि एडल्ट का नहीं न्यूबॉर्न का क्या है, क्योंकि उसको भी पता है, जो एग्जामिनर है ना उसको भी पता है कि हम लोगों को पता है कि एडल्ट का क्या है, लेकिन न्यूबॉर्न का क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो वो घुमा के क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं आपको कि हमारा जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, हमारा जो न्यूबॉर्न है, तो न्यूबॉर्न का क्या होगा पल्स रेट, न्यूबॉर्न का होगा आपका 100 to 160। ठीक है, बीट्स पर मिनट। अब देखिए, ये जो पल्स रेट है हमारा, ठीक है, पल्स रेट का एक होता है कि आपका जो एफेक्टिंग फैक्टर। ठीक है, तो एफेक्टिंग फैक्टर क्या क्या है ये हम पहले आपको बोल देते। देखिए, किस किस चीज़ में हमारा जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि एफेक्टिंग फैक्टर पल्स रेट का। ठीक है, एफेक्टिंग फैक्टर। तो एफेक्टिंग फैक्टर क्या क्या होगा हमारा, तो देखिए जैसे कि एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से देखिएगा, अगर एक्सरसाइज किए ना, एक्सरसाइज किए ना हम लोग, तो देखिएगा पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर देखिए टेम्परेचर में, मतलब जब फीवर आता है ना, तो फीवर आता है तो तब देखिएगा कि पल्स रेट ज़्यादा दिखेगा। अब किसी पेशेंट का वाइटल्स चेक कर रही है, ठीक है, तो उसका अगर आप देखिएगा कि पल्स रेट ज़्यादा है तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद उसका फीवर आया है। ठीक है, आप देखिए जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज़ हो सकते हैं। और एक क्या है, मेडिकेशन। ठीक है, मेडिसिन। तो मेडिसिन जैसे कि देख लीजिए हमारा जो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर लेने से ना पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब दूसरी क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या है यहाँ पर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, ओरल। तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस है, एक है 38 डिग्री सेल्सियस और एक है 39 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, 36.5। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए, ये जो मतलब टेम्परेचर है ये बहुत टाइप का होता है। ठीक है, पहले देखिए, एक होता है आपका ओरल टेम्परेचर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, ओरल 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक होता है कि एक्सिलरी। ठीक है, एक्सिलरी में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एक्सिलरी का क्या होता है, 36.5। ठीक है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। और जो कोर टेम्परेचर है, मतलब हमारा जो कोर टेम्परेचर होता है एक, वो क्या होता है, वो होता है आपका कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 36
36.5 से लेकर आपका 37.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। आप जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। वो क्या है, देखिए हाइपोक्सिया, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 तो क्या है, हाइपोक्सिया इज इंडिकेट व्हेन SpO2 इज बिलो, मतलब हाइपोक्सिया। पहले आप ये देखिए कि हाइपोक्सिया क्या है। ठीक है, पहले हम आपको ये बता दें कि क्या है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है आपका, देखिए 2 टर्म होता है, एक है आपका हाइपोक्सिया, ठीक है, एक होता है आपका हाइपोक्सिया, और एक टर्म जो होता है आपका हाइपोक्सीमिया। ठीक है, पोक्सीमिया, दो आपका टर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है आपका, हाइपोक्सिया का मतलब है आपका डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज O2 कहाँ पर, इन टिश्यू, मतलब टिश्यू में जब O2 कम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, तब हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, लेकिन जब डिक्रीज O2 क्या होगा, इन ब्लड में जब O2 डिक्रीज होगा तब क्या होगा, उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पर क्या बोला है हमारा, हाइपोक्सिया, तो यहाँ हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया क्या है, O2 डिक्रीज इन टिश्यू। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि बिलो मतलब ये जो ऑप्शन है 95%, 94%, 92%, 90%, इनमें से मतलब किसका अगर नीचे हो गया तो हम उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 90। ठीक, ऑप्शन डी, ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, डेंजर, क्योंकि 90 अगर बिलो 90 हो गया पेशेंट का SpO2, एक नॉर्मल पेशेंट का, COPD नहीं, नॉर्मल पेशेंट का, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि पेशेंट का हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन 4 पर हम जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, 8 to 10, 12 to 20, 20 to 30, और क्या है 30 to 40। ठीक है, तो एडल्ट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है नॉर्मल, वो क्या होता है हमारा, जो बी ऑप्शन है ये। ठीक है, 12 to 20, 12 to 20 क्या होता है हमारा, जो मतलब एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट। अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको बोल देते हैं कि न्यूबॉर्न का क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ ही सकता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर आपका जो CHN होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत CHO की एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर आता है कि न्यूबॉर्न का क्या है, तो हम आपको बोल देते हैं न्यूबॉर्न का क्या होगा आपका 30 to 60। ठीक है, 30 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है, पल्स प्रेशर इन BP 150/100 mmHg, मतलब पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर कितना होगा, अगर किसी पेशेंट का BP 150/100 है तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। अब देखिए हम बोलते हैं आपको, जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर का एक फॉर्मूला है, ये निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए हम आपको इसका फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तब आपको एग्ज़ाम में ये 150 के अलावा और किसी भी क्वेश्चन हो ना पल्स प्रेशर से रिलेटेड, तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जल्दी से। तो ये फॉर्मूला क्या है आपको बोल देते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये जो एस का मतलब सिस्टोलिक और डी के मतलब डायस्टोलिक। तो देखिए इस यहाँ पर क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा 150, ठीक है। हमारा जो 150 है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है हमारा 100, तो -100। तो हमारा क्या हो जाएगा 150 -100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो हमारा पल्स प्रेशर कितना हुआ यहाँ पर 50 mmHg, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी 50, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 7th नंबर क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ कि मैप, ठीक है, मैप इन BP 120 बाई 80 mmHg। मैप का मतलब यहाँ पर क्या है, मेन आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है। क्या है मैप का फुल फॉर्म, मेन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है, मेन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। ये हमारा मैप का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मैप का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम पल्स प्रेशर का फॉर्मूला देखें, यहाँ पर मैप जो होता है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला आपको पहले बोल देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है हमारा 120, ठीक है, और प्लस 2 इंटू, एक मिनट, देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा 80, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80, ठीक है, बाय 3। तो देखिए अगर हम इसको देखिए 120 यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 को मतलब 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 160, देखिए 160 हो गया। 82 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्या हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए अब यहाँ पर क्या निकलेगा, इसको अगर हम ये दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा हमारा 0 इधर, 8 और 280 बाई 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा आपका 3.3, मतलब 93.3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, 80 है, 90 है, 93 और 100, तो अप्रोक्स कितना होता है 93.3, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 90, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि क्या है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय क्या है 3। अब देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा है 20, 80 है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये 2 इंटू बाई 3। अब देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 जो है 120, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए और उसके बाद आ गया 3 जो नीचे लिखा हुआ था। अब देखिए ये दोनों अगर हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दिए तो 280 हुआ बाई 3। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा हमारा जो आंसर है 93.3, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हमारा एक और क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कुसुमल रेस्पिरेशन, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ
मतलब जो कुसुमल रेस्पिरेशन होता है वो एसोसिएटेड होता है, मतलब उसका कॉज जो है ना, मतलब क्यों होता है पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, एज्मा है एक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और क्या है, कार्डियक डिजीज और फीवर। आप देखिए कुसुमल जो रेस्पिरेशन, देखिए कुसुमल ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका पेशेंट का डीप ब्रीदिंग होता है, ठीक है, प्लस रैपिड ब्रीदिंग होता है। रैपिड मतलब पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है, लेबर्ड ब्रीदिंग होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है। अब देखिए लेबर्ड ब्रीदिंग का मतलब क्या है, मतलब सांस लेने में मेहनत लगाना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है, ये तीनों ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कुसुमल रेस्पिरेशन। तो कुसुमल रेस्पिरेशन के यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और यहाँ पर क्या है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन बी सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, यहाँ पर भी है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यहाँ पर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मीन्स, मतलब ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बीपी इंक्रीज ऑन स्टैंडिंग, बीपी डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग, बीपी कांस्टेंट और बीपी हाई इन लाइंग। अब देखिए ऑर्थोस्टेटिक जो हाइपरटेंशन है उसका मतलब क्या है, तो और मतलब एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, पकड़ लीजिए कि ये एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, ये लेटा हुआ है, इस बेड में लेटा हुआ है या फिर बैठी हुई है कोई एक पेशेंट, सोच लीजिए कि बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, जिस पेशेंट का ऑर्थोस्टेटिक मतलब हाइपोटेंशन होता है ना, वो पेशेंट क्या होते हैं, ये लेटे हैं या फिर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद जब पेशेंट उठकर लेटे हुआ है या फिर बैठे हुआ, तो वो पेशेंट जब अचानक से खड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सर घूमेगा उस पेशेंट का, ठीक है, मतलब उसका बीपी अचानक से ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, सर घूमता है उसका, इसको ही कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। अब किस मतलब इसका कॉजेस क्या होता है, मतलब क्यों होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो इसका कॉज क्या होगा, आपका कॉज होगा आपका अगर पेशेंट आपका डिहाइड्रेशन है, पेशेंट क्या अगर डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो, या फिर आपका पेशेंट आपका एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेता हो, ठीक है, एंटी HTN मेडिसिन लेता है, या फिर आपका पेशेंट प्रोलॉन्ग, मतलब जो सर्जिकल पेशेंट होता है या फिर कोई मेडिसिन पेशेंट प्रोलॉन्ग, एक मिनट रुकिए, प्रोलॉन्ग्ड टाइम से पेशेंट लेटी हुई है बेड में, ठीक है, बेड रेस्ट है पेशेंट का, जो पेशेंट का अगर किसी पेशेंट का मतलब डिहाइड्रेशन है या फिर मतलब बेड रेस्ट में है, ठीक है, बेड रेस्ट में है पेशेंट, या फिर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेता है, तो क्या होगा, उस पेशेंट जो लेटे हुआ है, देखिए पेशेंट का आपका मतलब सर्जरी हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, और वो पेशेंट 2 दिन बाद मोबिलाइज करने के लिए बोला है डॉक्टर, और वो पेशेंट क्या करता है, अचानक से खड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, उस पेशेंट का ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब सर घूमता है पेशेंट, अचानक से खड़ा हो गया ना तो उसका सर घूमने लगेगा, ठीक है, इसको ही कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो क्या होगा, पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है, तो क्या होगा यहाँ पर
आंसर हमारा आंसर जो ऑप्शन बी है वो हुआ कि बीपी डिक्रीज, ठीक है, ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, ठीक है। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है हमारा, देखिए कैपिलरी रिफिल क्या होता है पहले ये देखिए हमने एग्जाम्पल से फ़ोटो देखिए, आप फोटो में आपको समझ में आएगा। ये है एक आदमी का, ठीक है, और ये एक आदमी का मतलब हैंड, ठीक है। तो पेशेंट से समझ में आएगा आपको ज़्यादा, पेशेंट से आपको बोलते हैं। देखिए ये जो पेशेंट है, ठीक है, इसका उंगली क्या किए हम, प्रेस किए, ठीक है। कितना प्रेस किए हम, 3 सेकेंड समझ लीजिए कि 3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड के लिए हम क्या किए, इसका उंगली प्रेस किए, ठीक है। अब प्रेस किए इतने देर तक, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद क्या किया हम, उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो छोड़ने के बाद कितना देर में उसका जो मतलब यहाँ पर नॉर्मल था, नॉर्मल स्किन कलर था रेडिश, तो वो कितने देर में ऐसा ही नॉर्मल आएगा, ठीक है। कितने देर में नॉर्मल आएगा, वही क्या है हमारा कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम प्रेस किए पहले, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है पेशेंट का देखिएगा, हाथ प्रेस कीजिएगा आप तो देखिएगा, उंगली प्रेस कीजिएगा ना तो छोड़िएगा अचानक से, तो देखिएगा वहाँ व्हाइटिश हो जाएगा, ब्लड नहीं है। फिर देखिएगा कुछ सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो पहले जैसा हो जाएगा रेडिश। तो वो कितने टाइम में होता है उसको ही बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है लेस देन 1, ऑप्शन 2 है लेस देन 2, ऑप्शन सी है आपका लेस देन 3 और ऑप्शन 5 है ऑप्शन डी है और लेस देन 5। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा लेस देन 2, ठीक है। हम प्रेस करते हैं 3 to 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद रिफिल होने का टाइम क्या लगता है, लेस देन 2 सेकेंड या फिर आपका 2 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो यह हमारा आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक में डिस्कस करना है या फिर किसी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि दूसरे बार वही टॉपिक डिस्कस करने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर हमारा क्लास ख़त्म होता है, ठीक है। टाटा बाय बाय, अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।